डैड आप परेशान हैं? लॉन्च में बैठे हारिस साहब को सोचने में महवर देखकर वो पास बैठी पूछने लगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। वो चौंकी और उसकी गर्दन के गिर्द अपना बाजू डालकर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोले, झूठ, आप परेशान हैं, बताएं मुझे, आपको मेरी कसम। वो झट से हारिस साहब का हाथ अपने सर पर रख गई। ओह हनी, कितनी दफा कहा ये हरकत मत किया करो, पर तुम्हें समझ आए तब ना। हारिस साहब गुस्सा हुए इसकी कसम देने पर। हाँ तो फिर नहीं करूँगी ना, आप एक बार में ही मेरी बात मान लिया करें। वो मुंह बनाकर बोली, कुछ नहीं बेटा, बस मैंने और फवाद ने कमिश्नर से कुछ तुम्हारे मसले की बाबत डिस्कस किया और उन्होंने रिजवान तारा से जानने की कोशिश की, पर वो इस सब से लाइलम है। उसे नहीं मालूम ये किसने किया था। उसने इकरार किया है कि उसने हम पर हमले ज़रूर किए हैं, पर ऐसा निकाह वाला काम नहीं किया। ये कोई और है, छुपा हुआ दुश्मन। हानिया का सर हिलसाते वो परेशानी से बोल रहे थे। हानिया लब भेज गई। वो चाह कर भी इन्हें नहीं बता सकी कि वो मुजरिम कोई और नहीं बल्कि बहराम मलिक था। तुम फिक्र ना करो, जल्दी वो मुजरिम तुम्हारे सामने होगा और उसे ऐसी सज़ा दिलवाएंगे कि इसके ख़ानदान की 7 नस्लें भी याद रखेंगी। इनके लहजे में इस अनजान दुश्मन के लिए दहशती थी। सबूत तो आए थे हाथ पर, फिर निकल गए। हानिया ने खामोशी से सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। चलो अब बहुत देर हो गई है, सो जाओ, उठो, शाबाश मेरा बेटा। खुद खड़े होने के साथ उसे भी खड़ा किया और इसके रूम की तरफ ले गए। आओ डैड, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। हानिया ने मुंह बनाया और इनसे अलग होने के लिए मुआज़रत करने लगी, पर हारिस साहब इसके बिल्कुल हक में नहीं थे। वो मुस्कुराते हुए उसे इसके बेडरूम में लेकर आए और बेड पर बिठाकर गुस्से से सोने का हुक्म दिया। मुलाजमा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दूध का गिलास ले आई तो वो उसे पिलाकर इसके ऊपर कम्फर्ट डाला। अब अच्छी बच्ची की तरह सो जाओ, जैसे एक अच्छा बच्चा सोता है, शाबाश। उन्होंने खिड़की और बालकनी को लॉक करते हुए गिलास डोर अच्छी तरह से बंद किया और पर्दे बराबर करते हुए इसकी जानिब मुड़े। डैड, पर्दे तो हटा दे, मैंने चांद देखना है। वो रोमांसी होकर चांद के छुप जाने पर बोली, सुबह देख लेना, अभी सो जाओ। अपनी सोचों में घिरे वो बोले, जिस पर हानिया उनको की तरह इन्हें देखने लगी हैं। दिन में कब से चांद निकलने लगा डैड? वो हैरान हो या हारिस साहब को अपनी बात का एहसास हुआ तो हंस पड़े। मेरा चांद तो तुम हो डार्लिंग, जो हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता है। वो इसके पास आकर झुकते हुए तन्हाई मोहब्बत से कहते उसके माथे पर बूसा देने लगी। ओह, तो आपका मतलब है कि मैं आपको चांद कहूँ, इसीलिए आप कह रहे थे सुबह देख लेना। ओह माय गॉड, हाँ हाँ हाँ, वो खिलखिला कर हंसी। हाँ तो क्या हम किसी से कम हैं? हारिस साहब मसनूई संजीदगी से गोया हुए और हानिया का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। तुम्हारी मॉम तो छुप छुप कर मुझे देखती रहती थी रात को, इनका तो चांद में ही था। वो गमगीन हो गए और लहजे में थकन सी उतर आई। हानिया ने भी एकदम संजीदा होकर इनका हाथ थाम लिया। गुड नाइट माय डार्लिंग। उसे सीरियस होते देखकर अपने चेहरे पर खुशगवारियत सजाए माथे पर भूसा देते उसे सोने की तकलीन करते वहां से चले गए। इनकी जाते ही हानिया उठकर बैठी और डोर को देखने लगी जो इसके डैड बंद करके गए थे। काश डैड हमारी खुशियां हमारे हंसते बसते घर को उजाड़ने वाले मेरे सामने आ जाते तो मैं इन्हें अपने हाथों से काट कर रख देती। अल्लाह पूछे हमारी खुशियां नोचने वालों से। वो दुआएं मांगती, मुजरिम को सामने लाने का सोचती। उठकर गिलास डोर से पर्दे हटा चुकी थी और अब से आसमान बस तारों के बीच पूरा चमकता रोशन चांद इसकी आंखों के सामने था। वो इसके शहर में जिगरी मुस्कुराती हुई बेड पर आई और लाइट ऑफ करके आंखें इस चांद पर अटका दी जिसमें से वो नज़ारा दिख रहा था जब वो बहजाद की बाइक पर रात गए। गाड़ियों की रोशनियों में बैठी, हाथ फैलाए आज़ादी की खुशबू अपनी सांसों में उतार रही थी। उस वाइल्ड मैन के बारे में सोचती ही इसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट बिखर गई। इर्द गिर्द जैसे सुनहरी तितलियां मंडलाने लगीं और वो इसके शहर में जिगरी सारी दिन की तलखी भुलाए मुस्कुराते सोचते इसकी आंख लग गई। बंद आंखों के पीछे वो थी और इसके सामने खड़ा इसका बॉडीगार्ड जिसकी वो इंसल्ट कर रही थी और वो बुड़बुड़ा रहा था। नींद में ही हानिया खिलखिलाकर हंसी। वेल डन बहराम, आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉय।
आई जी साहब ने अमेरिकन फौज के ब्रैक डाइनर की मर्डर की तशवीश में नाकामी देखकर बहराम पर फख्र महसूस किया, जिसका इजहार उन्होंने खुद बहराम मलिक के ऑफिस में आकर किया। हमें इतनी आसान मौत नहीं देनी चाहिए थी उसे, लेकिन वो नाराज़ लग रहा था। आसान मौत भी नहीं दी तुमने बहराम। ज़फ़र साहब ने इसका जुनूनी अंदाज़ देखकर नापसंदीदगी का इजहार किया, जिस पर वो खामोश हो गया। ठीक कह रहे हैं ज़फ़र साहब, आईजी मुत्तफ़िक हुए। बहराम ने आंखें घुमाई और ये देखकर ज़फ़र साहब नफ़ी में दाएं बाएं सर हिलाने लगे। रिलैक्स बहराम, अफसोस को छोड़ो, फ्यूचर को देखो। सरफराज साहब की बात पर उन्होंने सर हिलाते सामने लगे LED ऑन की, जहां फवाद चौहान की मिल का अंदरूनी मनाज़र चल रहा था। हमारे आदमी कौन हैं इनमें? लातादाद वर्कर्स देखकर ज़फ़र साहब ने पूछा। बहराम मुस्कुराते हुए इन्हें अपने आदमी की पहचान करवाने लगे। कितने दिन बाकी हैं फवाद की तबाही में? ये सवाल IG साहब का था। सिर्फ कुछ ही दिन, वो बड़े आराम से बोला। जी, क्या ये सच है कि तुम इसके बाद हारिस खान के साथ रिश्ता जोड़ोगे? सरफराज साहब की शरारत से पूछने पर ज़फ़र साहब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। तुम भूल रहे हो, तुम दो प्यार करने वालों के बीच आ रहे हो बहराम। IG साहब ने टोका, जिस पर वो कहका लगा उठा। हर लव स्टोरी में एक विलन होता है। वो मध्यम से मुस्कुराया। और वो विलन तुम हो, राइट? वो बड़ा खस्ता बोले। इस लव स्टोरी का विलन भी मैं हूँ और हीरो भी। उसने अपनी मुस्कुराहट छुपाई, जिस पर ज़फ़र साहब और IG साहब का कहका लगा कर हंस पड़े। पर ख्याल रखना, इस लव स्टोरी के हीरोइन काफ़ी ख़तरनाक है। उन्होंने आगाह करना ज़रूरी समझा। इस हीरोइन को मैंने अपनी गोद में खिलाया है। बहराम ने सर झटका। या इट्स राइट। सरफराज साहब ने सर हिलाया। अब की बार इनके छत फाड़ कहके के साथ बहराम ने भी दिया था। अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए गाड़ी का डोर खोलते बहजाद ने मोहब्बत से उसे देखा। हानिया ने गर्दन अकड़ाकर सर हिलाया और अंदर बैठ गई। वो भी मुस्कुराते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी खान मैंशन से बाहर निकली। रात को मैंने ख्वाब देखा। अपनी आगे आई लिड को उंगली में लपेटती वो उसे मिरर में देखती बोली। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर दिल में एक अनजानी सी खुशी हो रही थी। इसकी बात का आगाज़ करने पर मुस्कुराते लबों से इसकी सब्ज आंखों में देखा, जहाँ एक गरूर सा था, इस मीठे से नमकीन से प्यार का। उसे लग रहा था कि ये मगरूर एटीट्यूड बना ही इस गुड़िया के लिए था। मुबारक हो, उसने शरारत से कहा। हानिया ने आंखें सुखड़ाई। बेवकूफ़ इंसान, पूछो तो कौन सा ख्वाब देखा था? तुम 2 टके के मुलाजिम मुबारकबाद दे रहे हो। वो अपना क्लच इसकी तरफ फेंकती गुस्से से गिराई। बहजाद इसके रिएक्शन पर सपटा गया। मैडम गुस्सा तो ना करें, आपने कौन सा बताया कि पूछना है, वरना एक मुलाजिम की क्या औकात अपनी मैडम से पूछे कि मैडम आपने रात को कौन सा ख्वाब देखा। इसकी बात सुनकर हानिया का दिल किया कि इसका सर फाड़ दे। मतलब मुर्गी की वही एक टांग। रात को क्या कहा था कि औकात व हैसियत की बात की तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जाहिल वर्ल्डमैन, तुम्हें अपनी मैडम की बात समझ क्यों नहीं आती? अब तो वो उसे समझाते समझाते तंग आ चुकी थी और वो नन्हा बच्चा बना हुआ था। अच्छा, गुस्सा थूक दें, ये बताएं हमारी मैडम ने कौन सा ख्वाब देखा? मुड़ते उसने पूछा। वो गहरा सांस भरकर सर सीट की पुष्ट से अटकाकर आंखें मूंद गई। मैंने रात को देखा, मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ, वो रुक कर बताने लगी। फिर कौन सा तीर मार लिया? ये तो आप रोज़ करती हैं। बहजाद ने बैक व्यू मिरर से उसे देखकर मुंह बनाया। वजह भी सुनो वर्ल्डमैन, वो गुस्से से बोली और उसने जल्दी से सर साबत में हिलाया। तुम तानिया से बातें कर रहे थे और मैंने तुम्हें ड्यूटी से फारिग कर दिया और तुम 2 टके के मुलाजिम दूसरे दिन ही उसके पास उसके बॉडीगार्ड बन गए और दोनों सुबह लहर लहर कर यूनी में दाखिल हुए थे। वो सारा ख्वाब बताती आखिर में चीख पड़ी। हालत तो ऐसी हो रही है जैसे गार्ड नहीं बना तानिया का, बल्कि आपके सर पर सौतन ले आया हूँ। वो उसके सुख चेहरे और फूली सांसों को देखकर बुड़बुड़ाया। आपको आधा बूढ़ा तो आपके वहम ही कर देंगे कि मैं इस तानिया के पास नौकरी कर रहा हूँ। वो शरारता गोया हुआ, वो झटके से सीधी हुई। व्हाट यू मीन ओल्ड मैन? उसने दहल कर पूछा। ओह यस वर्ल्ड वुमेन, आई मीन बुढ़ी। तो
तो साफ इंग्लिश में ओल्ड वुमेन बोलो, हम साफ उर्दू में बूढ़ी बोलेंगे। वो मुस्कुराता हुआ सर हिलाकर बोला। हानिया ने इसकी इंग्लिश पर आंखें फैलाई। जब इसका मैट्रिक याद आया तो खिलखिलाकर हंसी। मैडम, आप जब इंग्लिश बोलती हैं तो मालूम होता है जैसे फूल झड़ रहे हों। मुझे समझ तो कुछ नहीं आता, पर सुनना अच्छा लगता है काफ़ी। और जब आप वाइल्ड मैन कहती हैं तो हम खुद को इंग्लिश का बादशाह समझने लगते हैं। गाली तो नहीं देती ना वाइल्ड मैन कहकर? स्कूल छोड़े सालों बीत गए, फिर तो सड़क चाप रहकर एक आधा लफ्ज़ इंग्लिश का याद रहा। डिक्शनरी में बहुत से लफ्ज़ हैं, पर साला को समझ नहीं आता कौन सा पढ़कर कौन सा याद करूं। सब एक जैसे हैं, और आपका वाइल्ड मैन तो ढूंढने से भी नहीं मिला, वो बता रहा था। और वानिया हंस कर लुटपुट हो रही थी। अरे वाइल्ड मैन मतलब बादशाह, तुम बहुत समझदार हो, और इसलिए तो तुम्हारी शर्ट तुम्हारे हिसाब से बनवाई थी। वो इसकी मैट्रिक फेल शर्ट को देखती हुई बोली, और वो मुंह बना गया। वो हंसती मुस्कुराती यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई, और वो पीछे गाड़ी ला करता इसका बैग थाम कर इसके पीछे आया। ये बैग थामना भी एक मुसीबत थी, पर इस नकचिड़ी को कौन समझाए उसे। तो वो सब पर इसकी औकात ज़ाहिर करनी थी कि सब दूर रहें। अंदाज़े मोहब्बत दावा था, बात इश्क रही थी। मोहब्बत इनकी मजबूरी थी, ज़ात रंग की औकात दिखाना इश्क इनके का खुलासा था। हम मजबूर रहे, इनके आगे सर खम रहा। वो आन दिखाते, हम हंस कर नादान कहते। वो मुंतकिम इश्क समंदर था, हम बसाते ज़ात ठहरे थे। बॉडीगार्ड हमारी ज़ात का खुलासा ठहरा, औकात हमारा वाज़े रही। इनका इसरार इश्क में राही रहा, हमारी खुश नसीबी हम तुम्हारे पासबान ठहरे। महविश अली। गेट से अंदर दाखिल होते ग्राउंड में मोबाइल पर हंसकर किसी से बात करती तानिया को देखकर वो रुकी, और पीछे खड़े बहसदार ने इसके गोल्डन बालों को देखकर कुछ इस तरह से गंभीर सरगोशी में लफ्ज़ इसके कानों में न ढेले के वो साक्षी रह गई। मैडम चलें। वो इसके सामने आया और इसकी सब्ज आंखों में देखते आगे चलने का इशारा करने लगा। वो होश में आई और इसकी आंखों में देखती इसके लफ्ज़ सोचने लगी। अंदाज़े मोहब्बत दावा है, बातें इश्क रही हैं। मोहब्बत मेरी ज़ात है, औकात ठिकाना मेरी मजबूरी। तुम मजबूर नहीं, नादान हो। हम मुंतकिम नहीं, इश्क के असीर हैं। बॉडीगार्ड तुम मेरे हो, ये मर्तबा किसी और का नहीं। इश्क में इसरार नहीं, हम राही होते हैं, राही साथ चलते हैं कदम कदम मिलाकर। चलो साथ चलते हैं बॉडीगार्ड, मेरे कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। महविश अली। सब्ज आंखों से मुस्कुराते हुए कहती, सामने की तरफ इशारा करती आगे बढ़ी। इसका दिल छलनी हो गया इसके अंदाज पर। उफ मैडम, अगर यही अंदाज रहा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वो बड़बड़ाता हुआ इसके पीछे आया। हम तो सारी ज़िंदगी आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, पर कमबख्त ये दौलत और आपका होम मिनिस्टर की बेटी होना बड़ा भारी इम्तिहान है गरीब के लिए। वो दिल में ऐसे मुखातिब करने लगा। वो बेबसी से उसे देखता रहा। इसके जूते की कीमत इसकी 2 माह की सैलरी मिलाकर भी ना बनते हैं। व्हाट अ सरप्राइज हानिया डार्लिंग, मैं अभी तुम्हें ही मिस कर रही थी। तानिया की इस पर नज़र पड़ी तो खुशी से झूमती इसकी तरफ आई, और हानिया जबरन मुस्कुराकर खून का घूंट पीकर रह गई। ओह वाह, ब्लैक। वो जितनी गर्मजोशी से इसकी तरफ बढ़ी थी, इतनी ही सरसरी सा मिलती महजार की तरफ आई। इसकी ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट की तरफ इशारा करती अपने ब्लैक स्कर्ट और ब्लैक ही टॉप की तरफ इशारा करने लगी। हानिया शिद्दत सी मुड़ी। जी, इत्तेफाक से शायद शॉपिंग हो जाती है मैडम। वो हंसा। वो मीसा बना मुस्कुराकर बोला। इसके जवाब में जितनी मिठास थी, हानिया के तन बदन में इतनी ही चींटियां काटने लगीं। इसके सब्र का मादा ख़त्म हुआ और वो कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चली गई। एक्सक्यूज़ मी, वो तानिया के अरे नज़रअंदाज कहता आगे बढ़ गया, और हानिया की सख्त नज़रें सारा दिन खुद पर झेलता रहा।
میڈم کیا ہوا؟ گاڑی سے نکلتے بہزاد نے جھجک کر پوچھا۔ ہانیہ نے خوفان نظروں سے دیکھا۔ آپ کی آنکھوں میں شاید کچھ چلا گیا ہے، سرخ ہو رہی ہیں۔ اس نے معصوم بن کر فکر مندی سے کہا، خون آ گیا ہے اندر جو تمہاری گردن سے نکلا ہے۔ وہ سلگتی اس پر چڑھ دوڑی۔ بہزاد کھسکیا گیا۔ ایک تو آپ غصہ بہت کرتی ہیں میڈم۔ وہ اس کو مزید چڑھاتے معصومیت سے شکوہ کرنے لگا۔ گو ٹو ہیل، وہ چیخ کر کہتی مٹھیاں بھیج کر اندر بڑھ گئی۔ اس کی حالت پر بمشکل اپنا کہہ روکے وہ اپنی بائیک کی طرف بڑھا اور اسے سٹارٹ کرتا وہاں سے نکلا۔ حارث صاحب ٹیرس پر کھڑے سوچ سے اسے جاتے دیکھتے رہے۔ ان کی بیٹی کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اس لڑکے سے بہت چڑتی اور نفرت کرتی تھی جو اس کا غصہ ہی بیان کرتا تھا۔ اب وہ یہاں سے بے فکر تھے اور فواد کو بھی بے فکر رہنے کا کہنے والے تھے کیونکہ انہیں کچھ زیادہ ہی وسوسے ہو رہے تھے۔ اب انہیں اپنا کام کرنا تھا۔ دن گزر رہے تھے پر ایسا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا جس سے وہ بہزاد کو کمزور کر سکیں اور اپنا کام میں شامل کریں۔ انہیں بھی انسانوں کی پہچان تھی۔ بہت کم ہوتے ہیں وہ لوگ جو مر کر بھی وفاداری کرتے ہیں، جن میں سے بہزاد بھی ایک تھا۔ کام کیسا چل رہا ہے ڈیڈ؟ ہادی ان کے کمرے میں آتے انہیں فائلز اور لیپ ٹاپ پر کسی قسم کی جوڑ توڑ کرتے دیکھ کر پوچھنے لگا اور سامنے صوفے پر بیٹھا۔ اس کا ارادہ آج انہیں اپنی پسند کی بابت ذرا سا اشارہ دینے کا تھا کہ وہ ہانیہ سے نہیں رومیسا سے محبت کرتا ہے اور شادی بھی اسی سے کرے گا۔ اسے کوئی ہانیہ کی دولت شہرت نہیں چاہیے، بس اچھا چل رہا ہے پہلے سے زیادہ، کیونکہ اس بار جو 3 نیو ورکر رکھے تھے وہ بہت محنتی اور وفادار ہیں۔ اتنی سی رقم کا حساب دیتے ہیں بلکہ پوری ایمانداری سے کام کر رہے ہیں۔ میں نے 2 دن ان پر نظر رکھوائی، بہت اچھے ورکر ہیں۔ فواد صاحب بہت خوش لگ رہے تھے، اس کا اندازہ ان کے لہجے سے ہو رہا تھا۔ ہادی نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور جس مقصد کے لیے آیا تھا اس کے لیے لفظوں کا چناؤ کرنے لگا کہ کس انداز سے بات شروع کرے۔ کیا سیدھا کہہ دے کہ ڈیڈ میں رومیسا سے پیار کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں مزید اس دولت کے کھیل کا تماشا نہیں بننا چاہتا۔ مجھے اجازت دیں میں اپنی زندگی دولت کی ہوس میں بھاگنے کے بجائے عزت سے گزار سکوں۔ فواد صاحب کے ری ایکشن کا سوچتے اس نے جھرجھری لی۔ وہ اسی کشمکش میں تھا کہ بات کرے یا نہ کرے، یہ موقع مناسب ہے بھی یا نہیں۔ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ انہوں نے نظریں لیپ ٹاپ سے ہٹا کر ذرا سا گلاسز نیچے کرتے پوچھا۔ وہ شاید اس کی کشمکش محسوس کر چکے تھے۔ جی ڈیڈ، ہادی نے جھٹ سے سر ہلایا۔ تو بتاؤ، ایسے لڑکیوں کی طرح کیوں ری ایکٹ کر رہے ہو؟ وہ ان کے طنز پر وہ کھسکایا۔ وہ بات یہ ہے دراصل ڈیڈ، اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی جب فواد صاحب کے موبائل پر بیل ہوئی اور وہ اس سے 1 منٹ کا کہتے موبائل پر مصروف ہو گیا اور ہادی بیٹھا انہیں کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ فواد صاحب کے فون پر دوسری طرف موجود وفد سے لمبی تکرار ہو رہی تھی اور وہ بے چینی سے بیٹھا پہلو پر پہلو بدلتا انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہاں بولو، وہ موبائل رکھتے اس سے بولے۔ کون تھا ڈیڈ؟ اس نے ان کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر پوچھا۔ وہی مینیجر، کچھ کیش کا مسئلہ تھا وہ حل کر رہے تھے، وہ اپنی پریشانی مسلتے ہوئے بولے۔ پھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور وہ لون جو آپ نے انگلینڈ کے بینک سے لیا تھا، اس کا کیا؟ اسے حیرت ہوئی۔ کروڑوں ایسے ہی ختم ہو گئے کیا؟ بے وقوف، بڑا ٹینڈر ہے تو پیسے بھی بہت لگیں گے۔ دوسرے بینک سے لون کے پیپر ریڈی کروا رہا ہوں، تم فکر مت کرو، پھر دیکھنا ہماری دولت۔ ان کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ ہادی کی باتیں حلق میں ہی پھنس کر رہ گئیں۔ اب بولو بھی، کیا کہنا ہے؟ وہ اسے خاموش دیکھ کر غصے ہو کر بولے۔ ڈیڈ، اس نے ہمت کی بولنے کی۔ پہلے میری بات کان کھول کر سن لو۔ تم جو آج کل ہانیہ سے دور بھاگ رہے ہو، یہ میری آنکھوں سے چھپا نہیں۔ ہادی، عزت سے اس سے باتیں کیا کرو، اسے گھمانے پھرانے لے جایا کرو، ورنہ بہت برا ہوگا تمہارے لیے۔ انہوں نے غصے سے اسے وارن کیا۔ ہادی غصہ ضبط سے انہیں دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں وہ کروں گا جو میرا دل کہتا ہے، وہ مجھے جوتے کی نوک پر رکھتی ہے اور آپ کو اس کی دولت کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ گستاخ لہجے میں کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اوہو، زیادہ بکواس مت کرو، برداشت کرو، کہا تو ہے، پھر اپنے بدلے لے لینا۔ اس کے پیچھے سے دھاڑتے ہوئے فواد صاحب سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ہادی اپنے روم میں آ کر یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ جتنا اسے آسان سمجھ رہا تھا اسے منوانا اتنا ہی مشکل تھا۔ وہ کیسے ہینڈل کرے گا یہ سب؟ اللہ صاحب، آپ ہی کوئی مدد کرو، مجھے اس دلدل سے بچاؤ ورنہ میں خود کو کچھ کر بیٹھوں گا۔
थक हार कर सोफे पर बैठते ही उसने दोनों हाथों में सर गिरा लिया। काश ये मेरा वहम ना हो और हनी को सच में उस बॉडीगार्ड से मोहब्बत हो जाए तो सारे रास्ते साफ हो जाएंगे। कम से कम वो बेचारी धोखे का शिकार तो नहीं होगी, मोहब्बत तो मिलेगी उसे। वो जानता था हारिस साहब हानिया पर जान देते थे, वो इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे। अगर वो शादी से इनकार कर दे तो ज़रूर हारिस साहब भी इनकार कर देंगे, पर कोई वजह तो हो हानिया के पास। अगर वो ये कहेगी कि मैं दूसरी लड़की को पसंद करता हूँ तो ज़रूर डैड खुद को कुछ कर लेंगे और इन दोनों की दोस्ती में भी मेरी वजह से नफ़रत आ जाएगी। हादी का बस नहीं चल रहा था सब कुछ तहस कर दे। इस कदर बेबसी का जायका उसे अब चखना नसीब हुआ था, बल्कि ज़िंदगी एक बोझ लगने लगी थी। इस तरह सी कैफियत में वो बेड पर दराज हो गया और मोमी का शर्माया सा रूप जब सामने आया तो बेखुदी में वो मुस्कुराने लगा। काश इस वक्त तुम मेरे पास होती। वो तसव्वुर में ही उसे मुखातिब करते तकिए को दोनों हाथों में भेज लिया और आंखें मूंद ली। आज तुम काफ़ी लेट हो। क्यों? वो अपनी कलाई में बंधी नफीस सी छोटे छोटे डायमंड वाली घड़ी में वक्त देखने लगी जो आज 10 मिनट लेट था। सॉरी मैडम, 10 मिनट लेट हो गया। वो देखे बगैर मुआवजत करने लगा। क्यों लेट हुए? पूछते हुए उसने मुलाजमा का लाया हुआ जूस का गिलास लबों से लगाया। बहजाद ने नजरें हुए उठाई और इसके गोल्डन शोल्डर कट बालों को देखते इसके चेहरे को देखने लगा। हानिया की नज़रें भी उसकी पर अटकी थी। हारिस साहब इलेक्शन के करीब होने की वजह से सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अब्दुल्ला और 2 दूसरे गार्ड्स के साथ रवाना हो गए थे। अब घर में सिर्फ मुलाजमीन और गार्ड्स मौजूद थे और हानिया बहजाद के साथ खड़ी थी। मैडम, जिस किराए के रूम में मैं रहता हूँ इसके मालिक की तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने उससे कहा था हॉस्पिटल चलें पर वो नहीं गए। बस मैं इनके पास सारी रात बैठा मिन्नतें करता रहा जाने के लिए, तब भी वो नहीं माने। मजबूर मुझे देर रात से सोना पड़ा, इसलिए सुबह लेट आँख खुली। जल्दी मैं फिर भी 10 मिनट लेट हो गया। उसे देखते हुए पूरी बात बताई। हानिया सर हिलाते हुए इसके मुसलसल देखने पर नजरें चुराती गिलास मुलाजमा को थमाकर आगे बढ़ गई। इसकी नाक की सुर्खी बहजाद महसूस कर गया था, जो शायद इसकी नज़रों की तपिश से आई थी। उस दिन वो उससे नाराज़ हो गई थी और बहजार उसे मनाने के लिए छोटे मोटे चुटकुले सुना रहा था। वो बमुश्किल हंसी कंट्रोल करती रही। आखिरकार इसकी कोशिश कामयाब हुई और गाड़ी की फिजा में इसका खनकदार कहकर गूंज उठा। आखिर में हंस कर जब वो खुद को संभाल गई तो यू शट अप कहती चीख पड़ी और बहजाद ने मुस्कुराते हुए सर को खम देते तारीफ वसूलते थैंक यू कहा। ये कैसा जुनून था इस नकचिड़ी का। वो बस चाहती थी कि बहजाद किसी लड़की से नजरें भी ना मिलाए, कहना तो दूर इस तरफ देखे भी ना जहाँ से किसी लड़की का गुजर हो। दोनों जानते थे, अपनी फीलिंग्स शेयर भी कर चुके थे, पर फिर भी अनजान बनते थे। मैडम, बहजाद जो इसके लिए बैंक डोर खोले खड़ा था उसे दूसरी तरफ से फ्रंट सीट पर बैठते देखकर हैरान हुआ। ये मेरी गाड़ी है और मेरी मर्जी, मैं जहाँ भी बैठूँ। अब तुम मजीद बकवास या हसीयत और औकात पर रोशनी डालने के बजाय सीधा अंदर बैठो और मुझे देर हो रही है। वो भुन कर बोली। नाचारा बहजाद को लब भेजकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठना पड़ा। नाराज होंगे अगर उन्होंने देखा तो। गाड़ी स्टार्ट करते उसने कहा। हानिया ने खौफ से उसे देखा। सर इस पर भी नाराज़ होंगे जब तुमने इनकी बेटी को हक किया। सर इस पर भी नाराज़ होंगे जब इनकी बेटी को रात को डराया था किचन में। इसके गुस्से भरे लहजे पर वो खिसका गया। ये भी ठीक कहा। हामी भरते वो सर हिला गया। हानिया ने हैरत से देखा और फिर अफसोस से सर इधर उधर हिलाया। रीना की कॉल आने पर वो इससे बातों में मुश्किल हो गई। वो वक्तन बहजाद की नज़रें खुद पर बखूबी महसूस कर रही थी और लब दांतों तले दबाकर मुस्कुरा देती। रीना से उसने अपनी फीलिंग शेयर की थी और अभी वो उसे छेड़ रही थी कि एक गार्ड के इश्क में गोडे गोडे डूब गई है और वो मुसलसल हंस रही थी, अपने फलसफे की भी बयान कर रही थी। तो फिर कब करी हो इजहार इश्क? रीना ने शरारत से पूछा। हानिया ने पलकों की ओर से बहजाद को देखा जो बड़ी महारत से BMW ड्राइव कर रहा था। बहजाद के चेहरे पर इसकी बातों का कोई असर ना था, क्योंकि वो जानती थी मैट्रिक फेल, वो क्या जाने इंग्लिश। मैं चाहती हूँ पहल वो करे और अपनी सो कॉल दौलत ना होने के एहसास कमतरी से बाहर आए। उसने अपने दिल की ख्वाहिश ज़ाहिर सामने रखी और ये कहते हुए उसके गाल सुर्ख अंगारा हो गए थे, जिन्हें
وہ بہت مشکل سے چھپاتی سر ونڈو کی جانب مڑ گئی تھی۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، ویسے بھی پہل لڑکوں کو کرنی چاہیے جو یہاں نہیں ہوتی۔ رینا منہ بنا کر بولی۔ اس کی بات سنتی ہانیہ ہنس پڑی۔ اچھا جی، کون تھا جس سے تمہیں پہل کرنی پڑی؟ وہ ہنس کر پوچھنے لگی۔ یار وہی سنی۔ رینا اپنے ہوٹل کے مینیجر کا نام بتاتی چڑی۔ او واو رینی، کانگریچولیشن یار۔ ہانیہ کو معلوم تھا رینا اپنے ہوٹل کے ینگ مینیجر سنی سے محبت کرتی ہے، پر اس سے کبھی اظہار نہیں کر سکی۔ پھر جواب کیا ملا؟ اس نے چور نظر سے بہزاد کو دیکھتے پوچھا۔ یس۔ وہ شرمیلی سی ہنسی اور ہانیہ خوشی سے چلائی۔ شادی کب ہے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ ابھی وقت ہے، شاید یا 2 سال۔ وہ مایوس ہوئی۔ کیوں؟ ہانیہ نے اس کے لہجے میں مایوسی صاف محسوس کی تو خود کے لہجے میں بھی مایوسی آ گئی۔ کیونکہ اسے ابھی کچھ بننا ہے، وہ ساری عمر میرے ریسٹورینٹ میں ملازم نہیں رہ سکتا۔ ہانیہ نے یہ سن کر اسے سمجھاتے ہوئے سنی کے فیصلے کو سراہا اور رینا کو بھی تاکید کی کہ وہ اس کے ساتھ دے۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ انہوں نے انگیجمنٹ بھی کر لی تھی۔ وہ چیخ اٹھی۔ تب مسکراتے ہوئے رینا نے اسے اپنی تصویریں بھیجی جہاں اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈائمنڈ چمک رہا تھا۔ یہ خڑوس تو مجھے ایک چاندی کی رنگ بھی نہیں پہنا رہا، اس نے حسرت سے دیکھتے سوچا اور منہ بنا گئی۔ پر وہ رینا کے لیے بہت خوش تھی کہ آخر اس کی محبت کو منزل مل گئی۔ یونیورسٹی میں داخل ہوتے جب وہ اندر جا رہی تھی، بہزاد نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بیگ لے لیا۔ ہانیہ پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے رنگ دیکھ کر وہ مسکرائی اور اندر داخل ہو گئی۔ لیکچر نوٹ کرتے ہوئے بھی اس کی نظریں بار بار بھٹک کر ڈور پر کھڑے بہزاد پر جا رہی تھی جو خاموش بازو سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ پھر اچانک پروفیسر کے ٹوکنے پر وہ ہڑبڑاتی ہوئی ان کی جانب متوجہ ہوئی، مگر وہ بہزاد کے لبوں پر تبسم دیکھ چکی تھی۔ اپنی بے ساکھی پہ خود بھی وہ نظریں جھکائے مسکرا دی۔ میڈم آپ بال بڑے کیوں نہیں کر لیتی؟ سیلون کے سامنے گاڑی روکتے بہزاد نے مسکرا کر کہا۔ ہانیہ نے ایک بار پھر کپڑوں سے ہٹ کر اس کی رائے سنی۔ وہ بھی بالوں پر اس کا دل جل بن گیا۔ مطلب کہ اسے ہمیشہ مجھ میں صرف نقص ہی دکھائی دیں گے، کبھی تعریف نہیں کر سکتا۔ وہ کڑک کر سوچنے لگی۔ جی آپ نے کچھ فرمایا؟ وہ پلٹ کر دونوں بازو کمر پر اٹکا کر دانت پیستی اسے گھورنے لگی اور بہزاد اس کے پھولتے نتھوں کو دیکھنے لگا۔ جی میں نے فرمایا کہ بال بڑھا لیں، بہت خوبصورت لگیں گے۔ وہ آنکھیں گھما کر اس کے سٹائل کو دیکھتا بولا۔ ویری فنی۔ مجھے ہنسی نہیں آئی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے موتی جیسے دانت دکھاتی بولی۔ اور مجھے لگتا ہے آپ کو ہنسی آ رہی ہے، وہ بھی بہت زیادہ۔ وہ اسے گہری نظروں سے جانتے ہوئے بولا۔ تم اپنی ڈیوٹی کرو، مجھ میں نقص نکالنا بند کرو۔ وہ اس سے انگلی اٹھا کر وارن کرنے لگی اور بہزاد نے آس پاس کے پارکنگ ایریا کو خالی دیکھ کر اس کی انگلی میں اپنی انگلی پھنسا کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ گھبراتی شدت سے اس کے سینے پر کلچ والا ہاتھ رکھ کر کچھ ہاتھ بھر کا فاصلہ قائم کر گئی۔ اس طرح کی ڈیوٹی پر آپ نے ہی اکسایا ہے میڈم، اب تو ہم ڈبل ڈیوٹی دیں گے۔ وہ اس کی انگلی اپنے لبوں کے قریب لے کیا ہانیہ ہڑبڑا کر اسے دھکا دیتی اس سے دور ہوئی۔ اس کی دھڑکنوں کے ساتھ اس کی سانسیں بھی رفتار پکڑ چکی تھیں۔ اس نے بے شک بہزاد کی شرارتی نظروں سے بچنے کے لیے اپنی لہستی پلکوں کے آگے ہاتھ رکھا۔ تمہیں تانیہ میں تو کبھی کوئی کمی نظر نہیں آئی؟ اس نے اپنی دھڑکنوں کو سنبھال کر غصے سے پوچھا۔ بہزاد اپنی گھنی داڑھی دائیں طرف انگوٹھے سے کھجاتا اسے دیکھنے لگا۔ اسے کبھی غور سے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ اس کی طرف جھک کر بولا اور ہانیہ یکدم گھبرا کر اسے وہیں چھوڑتی اندر بھاگ گئی۔ بڑی ہلاکو خان بنتی تھی۔ وہ ہنس کر گاڑی لاک کرتا اس کے پیچھے آیا اور اسے ریسیپشن پر کھڑی لڑکی سے باتیں کرتے دیکھ کر اس کے پاس پہنچا۔ اگر تم اپنے جنگل کا صفایا کروانا چاہتے ہو تو میل سائڈ چلے جاؤ، بل میں پے کر دوں گی۔ وہ بہزاد کی گھنی داڑھی، مونچھیں اور لمبی پونی والے بالوں کو دیکھتی بولی۔ سوری میڈم، پر مجھے اپنی فصل بہت پسند ہے، یہ اپنی رات آنے پر کٹے گی۔ وہ داڑھی پر ہاتھ پھیرتے بولا تو ہانیہ ہنس پڑی۔
ओहो, खुद को जान मान समझते हो। वो नाक चढ़ाकर उसे वेटिंग रूम में बैठाकर इंतजार का इशारा करती हुई चली गई। बहजाद सर झटक कर पीछे आया। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? अंदर नहीं आ सकते। रंगीली नाराज होगी। वो इसके पीछे आने पर लिफ्ट के सामने रुकती आंखें दिखाकर बोली। बहजाद ने रंगीली नाम पर हैरत से उसे देखा। ये मेरा फर्ज है, और फर्ज के बीच अगर रंगीली या मंगोली आए तो ब्लैक एंड वाइट बना दूंगा। वो इसके लेफ्ट में दाखिल होने से पहले खुद लेफ्ट में दाखिल हुआ और हानिया को वहीं बाहर खड़ा देखकर इसके हाथ पकड़कर अंदर खींचा। वो लहर कर इसके सीने से लगी। बहन जरा बात सुनी, ये बाल कटवाने और हाथों पाँव के नाखून साफ करवाने वाली दुकान किस मंजिल पर है? हानिया को देखता वो वहां से निकलती लड़की से बोला, जिसके बाल देखकर उसे हंसी आने लगी थी, जैसे इसके बाल चूहे काट कर गए हों। लड़की इस हीरो के मुंह से अपने लिए बहन लफ्ज़ सुनकर तमलना उठी। जस्ट शट अप, वो फाड़ खाने वाले अंदाज में कहती वहां से निकल गई। बहजाद ने हैरत से खिलखिलाती हानिया को देखा। मैडम, क्या मेरे मुंह पर लिखा था कि इसके बालों को चूहे कुतर गए हैं? इसकी बात पर हानिया ने हंस कर लोटफुट होते इसके सीने पर मुक्का मारा। शट अप वर्ल्ड मैन, वो बामुश्किल खुद को संभाल कर बोली, जिस पर बहजाद ने ये नाम आजाद की सूरत तो वसूलते सर को खम दिया। हानिया ने इसके सर पर अपना क्लच मारा। वो थर्ड फ्लोर पर आ गया, जहाँ रंगीली नाम की औरत ना ही मर्द बनाओ श्रृंगार किए बालों के हजार कलर के साथ मटक मटक कर वहाँ मौजूद लड़कियों के बाल और नाखून चेहरे पर लगे क्रीम चेक कर रही थी। मैडम, ये तो कोई और ही मखलूक लग रही है, वो रंगीली को देखकर बोला। हानिया ने घूरा तो वो सर खुजा गया। मुझे लगता है तुम्हारे सर में जुएं हो गई हैं, इसीलिए बार बार बकवास करने के बाद सर खुजाते रहते हो, वो भरमी से बोली। तो बहजाद मुस्कुराया। अगर आपको कभी फुर्सत मिले तो मेरे बालों में झांक लेना, शायद ये भी आपकी तवज्जो चाहती हैं, वो गंभीर लहजे में बोला। पर उसका तो इस पर उल्टा असर हुआ। रंगीली बार को बुलाओ और इस वार्डमैन के सारे बाल इसके सर से अलग करके देखो, क्या इसके सर में जुएं हैं? वो उससे देखती चीखी। वहाँ मौजूद सबके सर इनकी तरफ घूमे। बेबी, रंगीली हानिया को देखती इसकी तरफ आई, जो सूख चेहरे से इस लंबे चौड़े जिसामत वाले मर्द को घूर रही थी। रंगीली, इसके बालों में जुएं हैं। वो अपनी उंगली बहजाद की तरफ किए बोली। वो बुखला गया। मैडम, मैं तो मजाक कर रहा था। दबी दबी हंसी में वो लड़कियों से नजरें चुरा कर बोला। बेबी, कौन है ये हार्टमैन? रंगीली बहजाद को देखती पूछने लगी। वो आंखें फैलाए उसे देखने लगा। मेरा बॉडीगार्ड, पर इसने अभी इतराफ़ किया है कि इसके सर में जुएं हैं। वो उसे देखती बोली कि एक बार फिर वहाँ मौजूद सब लड़कियां मुस्कुरा दी। डोंट वरी बेबी, मैं देख लेती हूँ। क्यों हार्टमैन? वो हाथ बहजाद के मजबूत बाजू पर रखती गोया हुई। बहजाद ने दांत पीछे, हाथ पीछे साले। वो इसका हाथ झटकता हानिया की तरफ मुड़ा। मजाक किया था मैडम, नहीं है मेरे सर में जुए। मैं दरवाजे पर वेट कर रहा हूँ, आ जाइएगा जब चूहे आपके सारे बाल कुतर लें। वो कहकर गुस्से से बाहर होकर खड़ा हो गया और रंगीली मुंह बनाकर रह गई। यू नो बेबी, यहाँ किसी मेल को आने की इजाज़त नहीं, खासकर ऐसे हार्टमैन को, वो नाराज़गी से कहती हुई हानिया के बाल चेक करने लगी। वो कुछ देर पहले की बहजाद की गुस्ताखी का बदला लेकर अब रिलैक्स थी। रंगीली इसकी हेयर ड्रेसर थी। वो इसकी पसंद से अपने बाल कटवाती थी, पर इस बार वो जो स्टाइल कह रही थी इस पर बिल्कुल भी हानिया का दिल नहीं कर रहा था। वो उसे इग्नोर करती आगे बढ़ी और एक लंबे बालों वाली विग लेकर कद आदम आईने के सामने आई और उसे अपने बालों पर रखती खुद को जांचने लगी। जी, मैंने फरमाया कि बाल बढ़ाने में बहुत खूबसूरत लगेंगे। कानों में इसके लफ्ज़ गूंजे और वो उसे सोचती मुस्कुरा दी। रंगीली, मुझे बाल बड़े करने हैं, वो भी कमर तक। वो विग से उसे थमा कर बोली। इसकी फरमाइश पर रंगीली का मुंह खुल गया। बेबी,
اس نے اس کی نازک سی طبیعت پر اتنا بوجھ سنتے التجا کیا، پر ہانیہ اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ بس کچھ بھی کرو، مجھے لمبے بال چاہیے۔ چیئر پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ پاؤں منی کیور پیڈیکیور کے لیے لڑکیوں کے سامنے رکھتی ہوئی وہ بولی تو رنگیلی نے افسوس سے دائیں بائیں سر ہلایا۔ یہ لو بیبی، اسے رات کو سونے سے پہلے بالوں میں لگانا۔ کچھ دیر بعد رنگیلی ایک آئل کی بوتل لے کر اس کے پاس پہنچی۔ چھی، یہ کتنا چپچپا ہے، میں نہیں یوز کروں گی، وہ چلا کر اس آئل کو دور کرتی بولی۔ میں منی کیور کرنے والی لڑکی نے اس کے ہاتھ جھٹکنے پر التجا کی تو وہ خاموش ہو گئی۔ بیبی، اگر بال بڑے کرنے ہیں تو یہ سب لگانا پڑے گا۔ ہانیہ نے اسے خوفزدہ ہو کر دیکھا۔ اور اگر میرے بال خراب ہو گئے؟ اسے خوف ہوا کہ بڑھنے کی بجائے خراب ہو گئے تو۔ نو سویٹی، یہ آئل ہے، بس تمہیں ملازمہ سے کہہ کر اس کا مساج کروانا ہے بالوں میں، اور 2 گھنٹے کے بعد اپنے سر کو اس شیمپو سے واش کر دینا۔ وہ اپنے مخصوص لہجے میں اسے سمجھانے لگی اور ہانیہ بے چارگی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اگر میرے بالوں کو کچھ ہوا تو میں اس کمینے باڈی گارڈ کا سر پھاڑ دوں گی، اسے اپنے ڈاگس کا ڈنر بنا دوں گی۔ اس نے دانت پیس کر دل میں خطرناک ارادے باندھے۔ گڈ گرلز۔ رنگیلی مسکراتی ہوئی سروس کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہاں سے فارغ ہوتی نکلی تو بہزاد دروازے پر ہی کھڑا ملا۔ جب اس کی نظریں اپنے بالوں پر دیکھیں، وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ وہ لفٹ میں داخل ہوا اور ہانیہ اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ سوائے اتفاق جلدی میں دونوں ہی کے ہاتھ آپس میں ٹکرائے۔ بہزاد اس کے ہاتھ کی نرماہٹ محسوس کرتا اپنی انگلیاں بھیج گیا اور اس کے سر کو دیکھنے لگا۔ شرارت سے لب دبا کر ایک چرچری سی نظر لفٹ میں موجود لڑکیوں پر ڈال کر اس نے آہستہ سے ہانیہ کی انگلیوں کو چھوا۔ وہ سٹپٹا گئی اور مڑ کر اسے گھورنے لگی۔ بہزاد عادت سے مضبوط سر کھجانے لگا۔ گندے، وہ منہ بنا کر بولی اور اس کی پہنچ سے کچھ دور ہوئی۔ بہزاد نے ایک بار پھر لڑکیوں پر سرسری سی نظر ڈالی اور ان کی توجہ آگے کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ہانیہ کی نازک پتلی کمر میں ڈالا اور محبت سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اچانک اپنی کمر پر سرکتے اس کی مضبوط انگلیاں محسوس کر کے ساخت رہ گئی اور ایک جھٹکے سے گھبرا کر اس کا ہاتھ اپنی کمر سے نکالا۔ اس کا پرحدت لمس اس کی حالت ابتر کر گیا تھا۔ اس نے ایک دم جینس کی جیب سے رومال نکال کر اپنا پسینے سے نم ہوتا چہرہ صاف کیا۔ کمینے، لفٹ سے باہر نکلو ذرا، آج میں تمہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر کے گلی کے کتوں کو کھلاؤں گی۔ وہ دل میں عہد کرتی اپنی دھڑکنوں کی رفتار سے وحشت زد ہوتی دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی وہ جھٹکے سے اس کا کالر تھام کر سرخ چہرے سے غرغائی۔ کون سی؟ وہ بالکل انجان بن گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ اس کی اس ادائے بے نیازی پر ہانیہ کا پارا مزید ہائی ہوا۔ تم میرے ہاتھوں سے شہید ہو جاؤ گے، تم نے ابھی لفٹ میں، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ جی میڈم، آپ کچھ کہہ رہی تھی، لفٹ میں کیا؟ وہ محبت سا لہجے میں پوچھنے لگا۔ نہ آنکھوں میں شرارت تھی، نہ ہی لہجے میں، بالکل سپاٹ اور سنجیدہ لہجہ تھا۔ ہانیہ کو وہ سب اپنا وہم لگنے لگا۔ پھر کیسے اس نے خود اپنی کمر پر اس کی انگلیاں محسوس کی؟ سوچتے ہوئے شرم سے سرخ ہو گئی۔ بے ساخت اس نے لیدر کی براؤن جیکٹ کے اندر اپنے بےتاب دل پر ہاتھ رکھا اور جو چور نظروں سے بہزاد کی طرف دیکھا جو سپاٹ چہرے کے ساتھ گاڑی اسٹارٹ کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ بڑبڑائی۔ تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، اس نے کڑکتی سے آنکھوں میں قہر لیے اس سے پوچھا۔ بہزاد نے معصومیت سے سر نفی میں ہلایا۔ میری مجال کہ میں اپنی میڈم سے جھوٹ بولوں؟ ہانیہ لب بھیج گئی۔ اسے معلوم تھا یہ جتنی شرافت دکھا رہا ہے اتنا ہی کمینہ ہوگا۔ مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں، برا مت مانیے گا۔ ہانیہ نے سر ہلایا جیسے اجازت دی ہو۔ آپ نے جب مجھے حق کیا میڈم، میں نے تو اتنی تشویش نہیں کی تھی، وہ منہ بنا کر بولا۔ ہانیہ نے اسے گھور کر دانت پیسے۔ یو ورلڈ مین، میں تمہاری میڈم ہوں، انڈرسٹینڈ؟ وہ کلچ اس کے سر پر مارتی دھاری۔ تو میں بھی آپ کا باڈی گارڈ ہوں میڈم، اس نے برا مان کر بہت کچھ جتلایا۔ ریلیکس ہنی، کنٹرول یور سیلف۔ وہ خود سے مخاطب ہوتی اپنے اعصاب کو ریلیکس کرنے لگی اور ایک گہرا سانس بھر کر باہر کو دیکھا۔ اچانک سے بہزاد نے بریک لگائی
अब क्या हुआ? वो उसे देख कर अकताई सी बोली, 2 मिनट मैडम। वो कहकर गाड़ी से निकला और सामने एक बच्चे के साथ बैठी औरत के पास गया, जिसके सामने एक शीशे की पेटी रखी थी। इसमें बच्चों के खिलौनों के साथ कुछ बनाव श्रृंगार वाली लड़कियों की आर्टिफिशियल प्लास्टिक की चीज़ें मौजूद थीं। अस्सलाम वालेकुम। वो मुस्कुराता इनके पास पहुंचा। इस सांवली सी धूप में तपती औरत ने आंखों के ऊपर हाथ रखते उसे देखा। वालेकुम सलाम साहब जी, क्या दूं बच्चों के खिलौने? जी बड़े खुश होंगे जब आप ये गाड़ी लेकर जाएंगे। इस औरत ने झट से सामने वाली बड़ी सी गाड़ी को देखते कहा और बच्चों के खिलौने वाली गाड़ी इसके सामने कर दी। नहीं बहन, अभी तो वो हूरों की बाहों में आराम फरमा रहा होगा और हम इसकी मुस्तकबिल की माँ पर लाइन मारकर सेटअप की कोशिशों में हैं। उसने सर खुजाकर इसके हाथ से गाड़ी लेकर पास तपती धूप में बैठे बच्चे के हाथ में थमा दी। इस तरह तपती धूप में क्यों बेच रही हैं आप? कहाँ कहीं छाँव में जाकर बैठे? उसने परेशान होकर पूछा। नहीं साहब, इस तरह हम गरीब छाँव की तलाश में रहे तो आदी हो जाएंगे, फिर कहाँ से बच्चों के पेट भरेंगे। वो मुस्कुराती हुई दुपट्टे के पल्लू से अपना चेहरा साफ करने लगी। महजान ने घूर कर उसे देखा और फिर इस मासूम बच्चे को जो अपनी माँ के पास बैठा था। सलाम हो इस अजीम माँ पर। वो दिल में सोचकर मुस्कुराया। शौहर नहीं है आपका? वो चीज़ों वाली पेटी को देखने लगा। साहब शौहर है, मगर इस महंगाई में कहाँ एक इंसान की कमाई से घर चलता है। शहर की मजदूरी से मिले पैसों से तो इस दौर की महंगाई में एक वक्त का खाना ही बहुत मुश्किल से मिलता है। मैंने सोचा क्यों ना इनका हाथ ही बटा दूं। वो मुस्कुरा कर बोली। बहजाद ने अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकाल कर इसकी पेटी पर रखे और वहाँ से एक प्लास्टिक की अंगूठी उठाई। वो बच्चों के खेलने की थी। साहब खुले पैसे तो नहीं है? उसे उठाते देखकर वो परेशानी से बोली। रख लें और इस बच्चे को कुछ खिलौना मेरी तरफ से दे दें। बेसाख थी, उसने अपने वॉलेट के सारे पैसे इनकी पेटी पर रख दिए और बगैर सुने वहाँ से चला गया। वो औरत कुछ देर तो उसे देखती रही, जो अब गाड़ी स्टार्ट करता वहाँ से जा रहा था। उसे दुआओं से नवाजते वो अपने बच्चे को लेकर उठ खड़ी हुई और बच्चे को गोद में उठाती पेटी कंधे पर डाली। क्या कर रहे थे वहाँ? हानिया ने घूरा। आपके लिए कुछ लेने गया था। वो मुस्कुराया। क्या? वो मुस्कुराई और कुछ हैरान भी हुई कि वर्ल्ड में इसके लिए कुछ लेने गया था। इस सोच ने ही इसके दिल में फूल महका दिए। चलो झिंगली को भी तो कुछ ख्याल आया। आप आंखें बंद करें, फिर बताऊंगा। आगे जाकर एक साइड पर गाड़ी रोकते उसने फरमाइश की। हानिया ने घूर कर देखा। बॉडीगार्ड, तुम मुझे ऐसा कहोगे? मतलब मैं तुम्हारी मैडम अब तुम्हारे कहने पर आंखें बंद कर लूं? अंदर के खौफ घबराहट को गुस्से के रास्ते बाहर निकालने लगी। आपकी आंखों में देखकर तो लगता है आप मुझसे कोई और ही तवक्को कर रही हैं। वो शरारत से इसकी सब्ज आंखों में देखता बोला। उसने जल्दी से सर नफी में हिलाया। इसकी इस कदर घबराहट वाली हरकत पर बहजाद को टूटकर इस पर प्यार आया। यकीन कर ले मुझ पर। वो आंखों में चाहत बसाए बोला। इसकी पलकें लहस गई। वो पहले कुछ देर हाथ मरोड़ती रही और फिर मुस्कुराती हुई उसे देखकर आंखें आहिस्ता से बंद कर गई। महजाद ने मोहब्बत पास नज़रों से इसके चेहरे को देखा और फिर सुर्ख सी छोटी नाक को, मतलब गुस्से में भी सुर्ख नाक और शर्म में भी। हाय मेरी मासूम मैडम। उसने उंगली से उसके नाक को टच किया और उसका हाथ पकड़ लिया। हानिया ने बाएं आंख ज़रा सी खोली तो बहजाद को घूरता पाकर वो खिलखिला उठी। मैडम चीटिंग ना करें। इसकी इंग्लिश पर वो मजीद कहकर लगा उठी। चीटिंग नहीं बद्दू, चीटिंग। इसके सर पर चोट मारकर दुरुस्तगी की। बहजाद उसे मुस्कुराता देखता गया। बहुत खूबसूरत है मैडम आप। इसके गंभीर लहजे पर वो खामोश हो गई। जल्दी से दिखाओ जो लाए हो, उसने कहते इसकी नज़रों से घबरा कर आंखें बंद कर ली। अब की बार बहजाद हंस पड़ा। इसके हाथ को पकड़कर इसमें कुछ देर पहले ली गई प्लास्टिक की अंगूठी पहना दी। हानिया अपनी उंगलियों को इसकी उंगलियों में महसूस करके जहाँ सिमट गई थी वहीं अपनी उंगली में रिंग पहनाने पर इसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। विल यू मैरी मी? उसने शरारत से पूछा। हानिया ने मर्द पट से आंखें खोली। विल यू मैरी मी? वो
وہ बड़बड़ाई और फिर जब समझी तो हंस हंस कर लूट फूट हो गई। इसकी आंखों से आंसू बह निकले। बेवकूफ़, मर्डर मतलब कत्ल। वो इसके बाजू पर मुक्का मारती बोली, जिस पर बहजाद शर्मिंदा होता सर झुका गया। मुझे तो नहीं आती ये साली इंग्लिश। सीधी सी बात है मैडम, शादी करना चाहता हूँ आपसे। वो चिढ़कर बोला। हैसियत आपने भुलाई है, लफ्ज़ हमने चुने हैं। इस अचानक हमले पर हानिया का दिल सख्त हो गया और फिर इसी तेज़ी से धड़का के उसे लगा बहजाद को भी इसकी धड़कनें सुनाई दे रही होंगी। वो घबरा कर सर झुकाती अपनी उंगली में मौजूद रिंग को देखने लगी जो प्लास्टिक की थी। अगर यही हाथ वो किसी दूसरे के हाथ में देती तो यहाँ डायमंड की रिंग होती। कुछ समझी कितना गरीब हूँ, उसने सरगोशी में कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो सारे रास्ते खामोश रही और बहजाद ने भी कुछ छेड़छाड़ नहीं की। तुम जा सकते हो, मुझे अब कहीं नहीं जाना। पोर्च पे गाड़ी रोकने पर हानिया ने कहा तो वो उसे देख कर रह गया। मैडम, दौलत बहुत बुरी चीज़ है, अपने शहर से नहीं छोड़ती। बहुत मुश्किल होती है बातें करना और निभाना। वो तलखी से सोचता गाड़ी की कीज इसके हवाले करके अपनी बाइक की कीज जेब से निकाल कर बाइक स्टार्ट की और इस पर गलती से भी एक नज़र डाले बगैर वहाँ से निकलता चला गया। हानिया ने इसकी पुष्ट देखकर अपनी उंगली में मौजूद रिंग को देखा और मुस्कुराते हुए इस पर अपने लब रख दिए। यस, आई विल मर्डर यू। हो। उसने खुशी से चीख मारकर एक्साइटमेंट वाली फाइल हवा में फेंकी और झूम उठी। तुम एक बार फिर मेरे हो बेरी, आई लव यू। उसने अपनी उंगली में मौजूद प्लास्टिक के बी हरफ को चूम लिया और साथ ही बैंडेड जो गले में शर्ट के नीचे पड़ा था इसके भी बी हरफ को चूमा। अब तुम देखो वर्ल्ड फेमस कमीने बहराम मलिक कैसे तुम्हें ठेंगा दिखाती हूँ। वो कहती हुई अंदर जाने लगी तो एक गार्ड ने उसे फाइल थमाई। शुक्रिया। हमेशा की तरह गार्ड को अपनी गलती पर झड़कने के बजाय मुस्कुरा कर कहती इन्हें सीटेड छोड़कर अंदर भागी। आज वो किसी पर नहीं चिल्लाई थी बल्कि वो मुसर्रत सी घूम रही थी। दिल में ख्वाहिश जागी कि काश वो झूले पर बैठे और बहजाद उसे झुलाए। हाँ सोचकर एक जानदार कहका इसके लबों से फूटा। ये क्या हो रहा था उसे? हमेशा की तरह वीरान लान में उसे हर तरफ तितलियां सी मंडलाती नजर आ रही थी। खुशबू का एक खुशगवार झोंका इसकी नाक के नथों से टकराया और वो झूलती झूलती झूले में लेटकर आंखें मूंद गई। आंखें मूंदती उसे खुद पर इसकी धमकती सांसें महसूस हुई। उसका दिल घबरा गया। उसने घबराहट में जैसे आंखें खोली तो खुद को अकेले पाया। ख्वाब था। खिलखिला कर वो अपनी हंसी दबाती आंखें मीच गई। तुमने कुछ कहा था मुझे। मिसेस शमीम इसकी गोद से लैपटॉप लेती इसके कानों से हेड फ्री निकालकर सामने सोफे पर बैठी और लैपटॉप अपने पीछे कर दिया। बहराम इस अचानक के हमले से बुखला गया। मॉम, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी। वो उठकर कान से हैंड फ्री निकालता इससे लैपटॉप लेने की कोशिश करने लगा जिस पर मिसेस शमीम ने घूर कर उसे देखा। बहराम सर खुजा कर रह गया। इसकी न्यूयॉर्क में इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिसका इसकी माँ ने सत्यानाश कर दिया। जल्दी बताएं क्या कहना है स्वीट मॉम प्लीज़, वो बच्ची की तरह बोला। तुमने कुछ महीने पहले मुझसे कुछ कहा था, वो उसे गुस्से से जताते बोली। नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं कहा था, वो इनकी बात से यकदम अनजान होता बोला। और ये मिसेस शमीम का बहुत कड़ा इम्तिहान था। बहराम, मुझसे ये एक्टिंग नहीं चलेगी। तुमने कहा था हारिस खान की बेटी के बारे में याद करो। वो गुस्से से गोया हुई। बहराम इनके सुख पड़ते चेहरे को देखते मजीद शरारत पर आमादा हुआ। कौन हारिस? कौन सी इनकी बेटी? रियली आई डोंट नो मॉम। उसके संजीदा चेहरे और गहरी नीली आंखों में ज़रा सी भी शनासाई ना देखते मिसेस शमीम परेशान हो गई। बहराम, मैं तुम्हारा क्या करूं? तुम मुझे बताओ क्यों इतने लापरवाह हो? तुम्हें ज़रा सा भी हमारा ख्याल नहीं? किस लिए इतनी धन दौलत जमा कर रहे हो? क्या हम उसे कब्र में लेकर जाएंगे जबकि ये दौलत हमारी खुशियां छीन रही है, हमें खुशियों के लिए तरसा रही है? तो क्या करें हम इस दौलत का? मिसेस शमीम रंजीदा होती यकदम आंसू बहाने लगी। बहराम जो शरारत के मूड में बैठा था यकदम बुखला गया। सॉरी प्लीज़, मैं मजाक कर रहा था मेरी माँ। मैं जानता हूँ हारिस खान और इनकी नवाबजादी को। प्लीज़ आप रोएं नहीं। ऐसा करें
आप इनके यहाँ चली जाएं डैड के साथ। फिर वहाँ डील पक्की करके आए। वो इनके सामने नीचे घुटनों के बल बैठा इन्हें समझाने लगा। जहाँ मिसेस शमीम इसके समझाने पर मुस्कुराई थी, वहीं इसके डील कहने पर माथा पीट गई। तुम ऐसा करना कि निकाहनामा एग्रीमेंट कहकर साइन करना, डफर कहेंगे। हर जगह सिर्फ एग्रीमेंट, डील और मीटिंग करते रहते हो। कल कल जब बच्चे होंगे तब कहना अटेंडेंट मुकम्मल हो गई। उन्होंने इसके सर पर चोट मारी। वो दिल खोलकर हंसा। मुझे भी कुछ यही सूरत हाल दिख रही है, उसने आंख मारकर कहा। मिसेस शमीम ने इसकी हल्की हल्की भूरी शेव वाले गाल पर हल्का सा थप्पड़ लगाया। बहराम ने मुस्कुराते हुए इनकी गोद में सर रख लिया। मिसेस शमीम मुस्कुराकर इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। बहराम को इतना सुकून मिला कि वह झट से उठा, इन्हें बेड पर बिठाया और खुद लेटकर इनकी गोद में सर रख लिया। मिसेस शमीम नीम आंखों से मुस्कुराती इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। तुम हमें बिल्कुल वक्त नहीं देते, उन्होंने शिकवा किया। बहराम ने शर्मिंदा होते इन्हें देखा। सॉरी, चलेगा? वो इनके हाथ की पुष्ट चूमता बोला। हरगिज नहीं। हाथ इसकी गिरफ्त से निकालती वो खफकी से उसे देखने लगी। तो आप बताएं सज़ा। फिर वो मासूमियत से बोला, शादी कर लो, यही सज़ा है। मिसेस शमीम ने इसके सर पर भूसा दिया। जुल्म की इंतहा। इतनी बड़ी सज़ा, ये तो किसी कातिल को भी ना मिले। इतना बड़ा गुनाह तो नहीं मेरा कि उम्र कैद की सज़ा सुना रही है जस्टिस साहिबा। वो कढ़ा कर दुहाई देने लगा। मिसेस शमीम ने इसकी अदाकारी पर कहका लगाया। तुम लायक ही इसके हो। इनके कहने पर दोनों एक दूसरे को देखते मुस्कुरा हंस पड़े। आपकी सज़ा सर आंखों पर, तो फिर कब जा रही है? वो पलकों को खम देकर पूछने लगा। बहुत जल्द, वो मुस्कुराती हुई बोली। इसकी गहरी नीली आंखों में तबस्सुम था जिसके चेहरे पर कोई रकम तक नहीं थी। उसने आंखें मूंद ली और मिसेस शमीम उसे सोता देखकर माथे पर मोहब्बत भरा भूसा देकर चली गई। इनके जाते ही उसने आंखें खोली और पास रखा लैपटॉप उठाकर हैंड फ्री कान में लगाया। उसने फिर से एक्सक्यूज़ करते मीटिंग स्टार्ट किया। अभी से मीटिंग शुरू किए बाद मुश्किल 10 मिनट ही हुए होंगे कि इस दौरान फिर से दरवाज़ा नॉक हुआ। यस, बहराम मसरूफ़ से बोला। सर, आपको नीचे बड़े साहब बुला रहे हैं। मुलाजमा जफ़र साहब का पैगाम पहुंचा कर चली गया और वो एक बार फिर एक्सक्यूज़ करता उठ गया। अलबत्ता अपनी जगह अपनी सेक्रेटरी को मीटिंग अटेंड करने का कहता खुद कॉल मुंतकिल करके शर्ट के कफ फोल्ड करता सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जा रहा था। आप कहाँ जा रही हैं मॉम? वो अपनी माँ तैयार श्यार हाथ में क्लिक थामे कहीं जाने के लिए देख कर बोला। कहाँ का क्या मतलब है राम? मेरे बेटी के लिए लड़की देखने जा रही हूँ। क्या खाली हाथ जाऊंगी? वो खफकी से कहती आगे बढ़ गई। वो शाख में खड़ा इन्हें जाता देखता रहा। ये क्या था डैड? वो जफ़र साहब के रूम में आकर हैरत से बोलते सामने पड़े सोफे पर बैठा। तुम बताओ ये क्या था? क्या हम सच में जाएं? मेहराम, तुम इस कदम के लिए तैयार हो? जफ़र साहब सीधे होकर बैठे। जी मुझे लगता है अब वक्त आ गया है। बहुत कर ली सबने ऐश, वो सद लहजे में बोला। इसकी गहरी नीली आंखें जैसे लहू टपकाने लगी। जफ़र साहब इसकी हालत देखकर गहरा सांस भरकर रह गए। रिलैक्स बहराम, जहाँ वक्त इतना करीब आ गया है तो थोड़ा सा सब्र और कर लो। इनकी बात पर वो मैंने खैदी से मुस्कुराया। डोंट वेरी, आपका बेटा बहुत साबिर है, वो आंख मारकर बोला। इसकी बात सुनकर जफ़र साहब ने कहका लगाया। अच्छा चले, आप अंकल को इन्फॉर्म कर दें कि आखिरी प्यादा मार गिराने की बारी आ गई है। रेडी रहें। मैं अपनी मीटिंग से निपट लूँ, वो दोबारा डिस्टर्ब हो चुका हूँ। प्लीज़ अब ख्याल कीजिएगा। वो इल्तिजा करता कमरे से निकला और अभी सीढ़ियों पर ही पहुंचा था कि फिर इसके नाम की सदा गूंजी। वो इनकी शरारत समझता कहका लगाकर आगे बढ़ गया। बहराम, जफ़र साहब कमरे से बाहर निकल आया। बहराम रंगीन पर दोनों हाथ अटकाकर इन्हें देखने लगा। किसी ने मुझसे कहा था कि दौलत के सामने झुकना नहीं, बेमकसद पुकार पर मुड़ना नहीं। वो कहकर चला गया। हमारा बिल्ला और हम ही मियाँ। हाँ 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 हाँ। जफ़र साहब इसके मुंह से सालों पुरानी बात सुनकर हंस पड़े। क्या हुआ बेवड़े, तेरा मुंह क्यों सूजा हुआ है? अनवर ने मुसलसल खामोशी से उतारते उसे सिगरेट पर सिगरेट फूंकते देख
دیکھ کر پوچھا۔ بہزاد نے ایک خاموش نظر اس پر ڈالی اور پھر سے اپنے کام میں مشغول ہوتے گہرے کشت لینے لگا۔ وہ دونوں رات کے 12 بجے کھوکے کے سامنے چیئر رکھے ان پر بیٹھے تھے۔ بہزاد سپاٹ چہرے سے سگریٹ کی کش پر کش لے رہا تھا۔ اس نے تقریباً پورا پیکٹ ختم کر لیا تھا۔ انور اسے گھور رہا تھا۔ تو مجھے بتا رہا ہے یا میں جاؤں بہرے؟ اس نے غصے سے سگریٹ اس کے ہاتھ سے چھین کر نیچے پھینکی، دھمکی والے انداز میں پوچھا۔ کیا بتاؤں؟ بہزاد اچانک سے دھڑا۔ انور دہل کر اسے دیکھنے لگا۔ کیوں گلا پھاڑا ہے کمینے؟ اس کی دھاڑ اس وقت انور کو کافی ناگوار لگی تھی، اس لیے بغیر اپنی ناگواری چھپائے اسے ٹوکا۔ بہزاد نے گہرا سانس بھرتے ساتھ ہاتھوں میں گرا لیا۔ انور پریشانی سے اسے دیکھنے لگا کہ اسے اچانک ہوا کیا ہے۔ پہلے تو خوش باش لگ رہا تھا، پھر اب اچانک۔ اس نے سوچتے ہوئے بہزاد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا بہرے؟ بتا تو، کیوں اتنا پریشان ہے؟ بہزاد نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ پیار ہو گیا ہے سالہ، اسے اظہار کے طور پر بتایا تو کوئی جواب نہیں دیا میڈم نے۔ اس نے اچانک سے انور کے سر پر دھماکہ کیا۔ انور ہونکوں کی طرح اس کا منہ دیکھتا رہا کہ بہزاد کو چڑ ہونے لگی۔ کیا گھورے جا رہا ہے؟ اب بول بھی، کیوں جواب نہیں دیا میڈم نے؟ ایک چوٹ اس کے سر پر مارتے کہا۔ چل دفعہ ہو کمینے، مجھے اب بتا رہا ہے میں تیرے پیچھے بکواس کر رہا تھا کہ تجھے اس سے پیار ہے، اور تو مجھے کہہ رہا تھا کہ نہیں وہ میری میڈم ہے۔ اب کیسا چیخ رہا ہے مجھے پیار ہے اس سے؟ انور نے اچانک ہی غصے سے بگڑ کے کہا۔ اسے دیکھتا بہزاد کہکا لگانے لگا۔ وہ خاموش ہو کر اسے گھورتا رہ گیا اور بہزاد اس کے جواب کا منتظر ہی رہا۔ بتا نا یار، کیوں جواب نہیں دیا؟ اس نے ایسے نظر انداز کر دیا کہ میرا دل چھلنی ہو گیا ہے، وہ دکھ بھرے لہجے میں کہتے انور کو کندھے سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ چیئر سے گرتے گرتے بچا اور پھر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ پھر بولا کچھ نہیں۔ یہ اس کے غصے کے اظہار کا ایک مخصوص طریقہ تھا جس پر بہزاد اب مسلسل مسکرا رہا تھا۔ انور غم و غصے کی زیادتی سے سگریٹ نکال کر سلگاتے ہوئے پینے لگا اور اس کی حرکت پر بہزاد نے دل کھول کر کہکا مارا۔ لگتا ہے میرا صدمہ تجھے لگ گیا ہے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ انور اسے دیکھنے لگا اور پھر دونوں کے بلند بانگ کہکے گونجے فضا میں۔ چل بتا، کب پیار ہوا اور کیسے اظہار کیا اس منسٹر کی بیٹی سے؟ امیروں والا انداز اپنایا ہوگا ضرور، وہ سنبھل کر پوچھنے لگا۔ بہزاد نے مسکراتے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر ایک کش لگایا اور خیالوں میں کھو گیا۔ انہی پلوں میں جن میں اس کے دل کی دھڑکن نے دھڑکنا سیکھا تھا۔ کیا بتاتا کہ کب میڈم سے پیار ہوا؟ اس پہلے دن جب اس نے اپنی سبز آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، تب جب وہ مغرور سی سبز آنکھوں والی نازک گڑیا نخوسوں سے اس غریب کو دیکھ رہی تھی؟ کیا تب جب سیاہ اور سبز آنکھوں کا ملن ہوا تھا؟ کب وہ اس کے دل میں بسی تھی؟ وہ نہیں جانتا تھا، بس اتنا جانتا تھا کہ وہ جب اس کے سامنے ہوتی تھی اس سے محبت بڑھتی جاتی تھی۔ اس سے ایسا رشتہ تھا جیسے روح کا جسم سے، ویسے ہی ہانیہ خان کا باڈی گارڈ سے۔ ہاں کیا تو کمینے؟ انور نے اس کے بازو پر مکہ مارتے اسے حقیقت کی دنیا میں پٹکا۔ بہزاد بدمزہ ہوتا اسے گھور کر رہ گیا۔ کیا بتاؤں یار، مجھے تو میڈم سے ہر پل پیار ہوتا ہے، پتہ نہیں کب فرض سے مرض لگ گیا۔ بس پوچھ مت یار، مر گیا ہے تیرا بہارے۔ وہ جب غصے سے گھورتی ہے، جب غصے سے اس کی چھوٹی سی ناک کے نتھے پھولتے ہیں، جب وہ مجھ پر چلاتی، مجھے معصوم دھمکیاں دیتی ہے، اپنی پنکھڑیوں جیسے لبوں سے کاٹنے جھاڑتی ہے۔ بس کر سمجھ گیا ہوں، انور نے شرماتے ہوئے بیچ میں ٹوک دیا۔ بہزاد اس کی حالت پر کہکا لگا اٹھا۔ یار بس، یہ نہیں جانتا کہ وہ جواب کیوں نہیں دے رہی، حالانکہ اس کی آنکھیں ایک جنون عشق کی کہانی بیان کرتی ہیں، پر اس کے لبوں پر جیسے قلف لگ گیا ہو۔ میں نے اسے انگوٹھی پہنائی اپنے ہاتھوں سے اپنی حیثیت بیان کرتے، اور اس نے پہنی تھی مگر کچھ کہا نہیں، گھر چلی گئی۔ پھر دوسرے دن بھی جواب نہیں دیا، بلکہ انگوٹھی بھی انگلی سے غائب تھی۔ بہزاد نے سیاہ آسمان کی طرف دیکھتے دکھ سے پوچھا۔ انور اس کے تاثر دیکھ رہا تھا جس سے اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ وہ تاریخ ہے یا سرد یا پھر دکھ بھرے۔
انتظار کر تھوڑا، اللہ نے چاہا تو جلد ہی وہ تمہیں جواب دے گی، وہ بھی خوشی بھرا مثبت جواب، انشاءاللہ۔ اس کے کندھے کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا، انشاءاللہ۔ وہ مسکرایا۔